नमस्ते बच्चों, मेरी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने व्यावहारिक हिंदी का एक पाठ शुरू किया था। उसका शीर्षक कुछ इस तरह से है, ब्लॉग लेखन। आज आप इंटरनेट के महाजाल में इस तरह से फंसे हो या उसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, इसलिए पत्रकारिता के साथ साथ आज आलेख रूप में जो लेखन किया जाने लगा है, वर्तमान स्थिति में या वर्तमान समय में समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों का विस्तृत तथा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी जो दी जाती है, जो समाचार पत्र के माध्यम से दी जाती है, बिल्कुल आज हम जो कि एक ऐसा तकनीक हम लोगों के सामने पहुंचा है जो कि इंटरनेट के महाजाल में, या आज हम मोबाइल का उपयोग, टैब का, लैपटॉप का उपयोग करते हैं। सिर्फ समाचार पत्र जो कि कागज़ पर लिखा हुआ है वो पढ़ने के अलावा, मतलब टंक लेखन के अलावा, हम ये जो मोबाइल, लैपटॉप, टैब जहाँ जाते हैं अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए हम जहाँ जाते हैं थोड़ा सा समय बिताने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, जबकि इन वस्तुओं का, इन औजारों का हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो कि पत्रकारिता तो अछूती नहीं रही है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। यही बात जो कि कल मैंने बताई थी कि प्रस्तुत पाठ में यही बात लिखी हुई है कि ब्लॉग का स्वरूप क्या होता है तथा उसे वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसका महत्व क्या है आज की दुनिया में, वर्तमान स्थिति में। ब्लॉग लेखन जहाँ एक और सामाजिक जागरण का माध्यम है, मतलब ये माध्यम बन चुका है, वही पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में भी उसका स्वीकार भी किया गया है। और ये आजकल अगर देखा जाए तो इस महाजाल में, इंटरनेट के महाजाल में, ये बहुत ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। उसके लिए जो विषय होते हैं, उस विषयों की जानकारी तो हम आप लोगों को अगली तासिका में देने ही वाले हैं, या आप समय मिलेगा तो उस वक्त आप लोगों को बताया जाएगा जो कि ब्लॉग लेखन का तात्पर्य क्या है। ये हमने कल आप लोगों को बताया। ब्लॉग लेखन अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक ऐसा डिजिटल माध्यम है कि ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है वह आप अपने विचार बड़े स्वतंत्र रूप से आप कर सकते हैं, जबकि उसके लिए शब्द संख्या का बंधन नहीं होता है। हम अपनी बात विस्तारित रूप से कह सकते हैं। वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के बजाय आप कंप्यूटर, टैब, मोबाइल, लैपटॉप के पर्दे पर, जबकि ब्लॉग डिजिटल के माध्यम से, अंकलिपि के माध्यम से आप इसे पढ़ना ज़रूर पसंद कर सकोगे, मतलब करते हो। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी आज इंटरनेट पर महाजाल के कारण निर्माण हो गई है और सबके पसंद पर उतर आई है। नवीन वाचकों की संख्या जो है, जो समाचार पत्र मुद्रित किया जाता है, उसके अलावा ये जो है इंटरनेट के माध्यम जो आप लोगों को अलग अलग तरीके से, मतलब आप अपने टैब पर, सेलफोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, अपने मोबाइल के पर्दे पर आप देख सकते हो। इस वर्ग मतलब युवा वर्ग ने इस बात को बहुत ही पसंद किया है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दुनिया की कोई भी जानकारी है आप अपने एक ही क्षण में पर्दे पर उपलब्ध कर सकते हो। यह हमने कल उसका तात्पर्य देखा, और ब्लॉग लेखन का खोज जो है उसकी शुरुआत कब हुई उसके बारे में भी बता दिया है कि जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, और जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब ब्लॉग
शब्द का भी प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयर होल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित करके इसी शब्द को आगे चलकर महाजाल के माध्यम से उसे पुरस्कृत किया गया और भारत में इसको 2002 के बाद ब्लॉग लेखन के माध्यम से आरंभ किया गया। देखते देखते ये माध्यम इतना प्रचलित और लोकप्रिय हो चुका है कि इसे अभिव्यक्ति के नए नए माध्यम के रूप में भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। हर एक व्यक्ति अपने अपने विचार ब्लॉग के माध्यम से, लेकिन उसमें और भी कुछ सावधानियां बरतनी होती है। वह सावधानियां हम आगे चलकर आप लोगों को एक थोड़ा सा मुद्दा है, उस मुद्दे के बारे में आप लोगों को बता देंगे। अब इसे कैसे शुरू करते हैं? मोबाइल पर, टैब पर, कंप्यूटर के माध्यम से, जबकि इसे शुरू कैसे किया जाता है ये जानकारी एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी पद्धति है, जो कि डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जो जानकारी है ये गूगल पर आप लोगों को उपलब्ध है। और आजकल तो कोई भी बात आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हर तकनीक के बारे में कुछ लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नए नए जानकारी देते रहते हैं। इस संदर्भ में वे कुछ लोग शुल्क के साथ या मुफ्त में आप लोगों को वो जानकारी दे देते हैं। जैसे ब्लॉग निर्मित किस तरह से करनी चाहिए, इसकी जानकारी तो पन्ना नंबर आप लोगों को 99 पर मिल ही जाएगा, लेकिन गूगल पर सर्च करके ब्लॉग के विषयों को तथा ब्लॉग की निर्मित कैसे करनी चाहिए या आप लोग वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चाहे तो ये पढ़ने के लिए, सिर्फ अध्ययन करने के लिए, जबकि आपको उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। जो जानकार है अच्छी तरह से उसके बारे में जानते हैं कि उसकी आवश्यकता हम लोगों को है कि नहीं, जबकि बहुत सारे कारण होते हैं। सारी दुनिया इस ब्लॉग को पढ़ती है, इसीलिए आप लोगों के पसंद के लिए उतरते हैं कि नहीं, आपका लेखन कितना है, आपके पास शब्द भंडार कैसा है, आपको कितनी जानकारी है, ये सब कुछ जांचा परखा जाता है। इसलिए सोच समझकर ब्लॉग लेखन करना चाहिए, ये भी बात उसमें सावधानी में आ जाती है। तो ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं? ब्लॉग लेखन के पास लोगों के संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया आप लोगों के सामने, ब्लॉग लेखन के लिए 97 नंबर पर महात्मा गांधी जी, जो कि जीने की प्रेरणा देने वाले एक महामानव है, उनके लिए एक उदाहरण दे दिया है कि ब्लॉग लेखन में उदाहरण कैसे होना चाहिए। या आप अपने गांव के बारे में, जैसे आप कराड़ शहर में रहते हो, कराड़ शहर के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हो, क्रमशः लिखना चाहते हो तो कराड़ के बारे में, या आप कहीं अपने निजी जीवन के बारे में, आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हो, वहाँ आए हुए अनुभव या वहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, पर्यटन स्थल पर जहाँ चले गए वहाँ की विशेषताओं के बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी से किसी को ठेस न पहुँचे, ये भी हमें सावधानी बरतनी होती है। इसलिए ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण ऐसे है कि लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए और विपुल पठन यानी कि ज़्यादा आपके पास विचार या आपके पास ज्ञान भंडार होने की आवश्यकता है। विपुल पठन यानी कि ज़्यादा पठन करने की या अध्ययन करने की आवश्यकता है। चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। जबकि आप लोग जिस विषय को लेकर ब्लॉग पर लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में आपके पास उतनी जानकारी है क्या, उस पर सोच विचार विमर्श करके उस पर जानकारी लिखने की आवश्यकता है। समुचित ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप ब्लॉग लेखन कर सकते हो। भाषा सहज तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। लोगों के समझ के बाहर है तो लोग उसे पढ़ना नापसंद करते हैं। इसलिए ब्लॉग लेखन के लिए विशेषता ये है, आप लोगों के पास आवश्यक गुण है, या तो आप लोगों के पास शब्द भंडार, आप लोगों ने उस पर विचार विमर्श किया है, आपके पास वह समुचित यानी कि पूरा ज्ञान उस जानकारी के उसके बारे में है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि कराड़ शहर का इतिहास या उसके बारे में कराड़ शहर की संस्कृति, या जबकि कराड़ शहर कैसा है, यहाँ
की सभी जानकारी आप लोगों के पास हो, तभी आप उस पर ब्लॉग लेखन लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने 97 पाठ पर महात्मा गांधी जी का उदाहरण, जो कि महात्मा गांधी जी एक ऐसे महामानव होकर चले गए अलग अलग तरीके से। जबकि कुछ लोग कहते हैं जो कि अंधे के सामने हाथी को लेकर, 5 अंधे थे और उनके सामने हाथी को लेकर चला गया, तब हाथी कैसा ये पता जबकि पूछा गया तो कुछ लोगों ने कहा कि पूंछ की तरह लंबी, यानी कि रस्सी की तरह है, लेकिन वो छोटी सी पूंछ है। एक अंधे ने कहा कि हाथी कैसा है, तो एक रस्सी की तरह है। दूसरे अंधे से पूछा गया कि वह हाथी कैसा है, तो सूप की तरह उसके बड़े बड़े कान, उसका वह हाथी ऐसा है। जबकि उसके पैरों को पकड़ा हुआ जो कि एक डंडे की तरह है, बहुत बड़ा जैसे ढांचा होता है या वो बड़ा डंडा होता है, बिल्कुल इसी तरह से। और अलग अलग अंधे ने अलग अलग उत्तर दे दिया। उसी तरह से हाथी किसी को कुल मिलाकर पता नहीं चला है, अंधे लोगों को उस हाथी के बारे में पता नहीं चला। जैसे जिसको स्पर्श मालूम हुआ, महसूस हुआ, उन्होंने उसी तरह से हाथी का वर्णन किया। बिल्कुल इसी तरह से महात्मा गांधी जी एक ऐसे महामानव होकर चले गए हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनके स्वभावों को, अलग अलग उनके विचारों को, जिन्होंने जिस रूप से या जिस विचार से, जिस कोने से महात्मा गांधी जी को देखा, छुआ, समझा, उसी तरह से लोगों के सामने उनको प्रस्तुत किया। उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए उतनी तल्लक बुद्धि या उन पर उतना चिंतन हम लोगों का अभी भी नहीं हो पाया है। इसलिए जबकि कराड़ शहर की बात है या आप अपने निजी जीवन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, पर्यटन स्थल की जानकारी देना चाहते हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में ब्लॉग लेखन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास विपुल पठन की, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा जो कि पढ़ने वाला पाठक कैसा है, तकनीकी जानकारी रखता है, ब्लॉग लेखन पढ़ना चाहता है, लेकिन आपकी भाषा सरल सहज है, तो वह समझदार है, जो कि समझता है। पाठक पढ़ने वाला, उसकी रुचि में आप उतरते हो तो आगे और बार बार आपका ब्लॉग पढ़ने में वह रुचि रख सकता है। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग और भी पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर सकते हैं, पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। मतलब देखिए कि ब्लॉग लेखन लिखते समय मनुष्य के पास इतने गुणों की आवश्यकता है। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। जो विषय आप लोगों ने चुना हुआ है उसमें गहराई तक जानने की, उसकी मूल से लेकर जो कि आज तक वर्तमान स्थिति तक जो जानकारी है वह समूल और सच्ची जानकारी उसमें होनी चाहिए। प्रवाही कथन शैली इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। प्रवाहमय इसलिए चाहिए क्योंकि पाठकों को जैसे फिल्म देखते समय एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना या कभी फ्लैशबैक होता है, लेकिन घटनाक्रम जो होता है जैसे कहानी, उपन्यास, कथा होती है, उसमें प्रवाह होता है, एक गतिमानता होती है, तभी हम उस कथा को, उस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन अलग अलग कुछ घटनाएं आती है तो मनुष्य का मन उससे ऊब जाता है। इसलिए हम लोगों को यह ज़रूर याद रखना है कि प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी, कठिन कठिन शब्दों का उपयोग करने के अलावा सीधी सादी जो कि पाठक समझते हैं उसी भाषा में आप उसका प्रयोग करें। जो जानकारी जिसके बारे में आप देना चाहते हैं वही जानकारी। उसके लिए शब्दों को मतलब इतना ही लिखना चाहिए, 100 शब्दों में, 150 शब्दों में, 80 शब्दों में लिखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका कोई मापदंड नहीं है। आप जितना चाहे अपने स्वतंत्र रूप से लेखन कर सकते हो। विषय सामग्री से बहुत जल्दी एक रूप हो जाता है अगर आपका विषय उतना
उदाहरण के साथ सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को बांधकर चलता है, प्रवाहमयी होती है, तभी पाठक आपके ब्लॉग से जुड़कर रह जाते हैं। पाठक इसकी ओर तभी आकर्षित हो जाते हैं। भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता है, प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है, जबकि जैसे अर्थ में भावनाएं छिपी हुई होती है। सरल सहज होने के साथ साथ भाषा का बांकापन ब्लॉग लेखन की एक ऊंची उड़ा देता है। शैली एक दिन में नहीं बनती है, ये सतत लेखन से ही संभव है कि हर एक लेखक अपनी अपनी शैली में लिखता है। जैसे ऐतिहासिक, मध्ययुगीन, वर्तमानकालीन, नई कविता या पद लिखने वाले, ऐसे अलग अलग लेखक कवि बनते हैं। उनकी लिखने की, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की हालावादी कविता, कि उनकी हाला यानी कि शराब, जैसे उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो एक नशा सा छा जाता है। लेकिन और एक बात है उनमें कि निराशा से आशावाद की ओर लेकर जाने का उनका तरीका उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। जो उनके जीवन में घटित हुआ वो वास्तव कविताओं के माध्यम से, मधुशाला है, मधु कलश है, अग्निपथ है, ऐसी कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने दुख को छुपाकर समाज के सामने सकारात्मकता ले जाने का कार्य, उनकी एक अलग सी शैली है। एक दिन में नहीं बनती है ये शैली, सतत लेखन करने से या संघर्ष करने से यह संभव हो जाता है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग में बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, कि गायक ऐसे नहीं बनता है बल्कि उसका भी अपना रोज सुबह यानी कि प्रातः से रियाज करना पड़ता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से ही लेखक की शैली विकसित होती है और पाठकों को भी प्रभावित करती है। यहाँ तक हमने देखे कि ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। आगे चलकर नया है पॉइंट, मुद्दा है ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ। अब हमें ब्लॉग लेखन लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, मतलब क्या करना है कि ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मानक वर्तनी मतलब शुद्ध रूप में बोली जाने वाली भाषा, बिल्कुल उसी तरह से मानक वर्तनी यानी कि शुद्ध भाषा का प्रयोग हम लोगों को करना है। व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना होने की, व्याकरण की दृष्टि में उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। लेखन का स्वातंत्र्य मिल चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, यह गलत है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना यह नहीं है। ब्लॉग लेखन में आप किसी को लेकर गालियाँ नहीं दे सकते हैं या अपनी भाषा का कैसी भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या किसी पर गलत टिप्पणी करना नहीं है। समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने वाली कोई भी बात या बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा यानी कि गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। लेखक करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से, इसी तरह से हम लोगों के पाठकों की श्रृंखला यानी कि कड़ियाँ मतलब पाठकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसलिए ब्लॉग लेखन करते समय हम लोगों को कुछ सावधानियाँ बरतनी है। जैसे कि पहली बात ये बताइए कि हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें अनुमति मिली है, स्वतंत्रता मिली है लेखन करने के लिए, इसीलिए गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हमारा चिंतन मनन या हमारे विचार जो कि विपुल पठन होने के कारण हमारे विचार प्रवाहमय होने चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
समाज में तनाव की स्थिति निर्माण होने वाली बात नहीं करनी चाहिए। बिना सबूत के किसी भी बात को वहाँ पे लिखना नहीं चाहिए। अगर आप किसी पर आरोप करते हैं तो धीरे धीरे पाठकों की संख्या आपसे दूर चली जाती है और धीरे धीरे आप लोगों की नापसंद पर उतर आते हो। लेकिन आप अच्छी तरह से लिखना शुरू करते हो तो आपके पाठक जो है एक दूसरे के प्रति सिफारिश करते हैं। मतलब देखिए कि अमुक अमुक व्यक्ति के साहित्य बहुत अच्छा होता है, उसका ब्लॉग अच्छा होता है, ज़रूर पढ़िएगा, इंस्पायर हो जाते हैं, हमें प्रेरणा मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह से कि ब्लॉग लेखन का प्रचार प्रसार भी यह दूसरा अलग चलकर मुद्दा है। ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। इसमें विज्ञापन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है आदि द्वारा इसका प्रचार भी हो जाता है। आकर्षक चित्र, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री आदि यदि रोचक हो तो पाठक क्या करते हैं, ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। आपका साहित्य मतलब आपका ब्लॉग रोचक हो जाता है तो ब्लॉग पर आपके अगले ब्लॉग का अलग विचारों का इंतज़ार भी किया जाता है। ब्लॉग लेखन से बहुत बार पूछा जाता है कि नौकरी मिलती है क्या, आर्थिक लाभ होता है कि नहीं, तो होता है। इंटरनेट के महाजाल पर आजकल आप देखते हैं कि बहुत बार कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसमें से उनको फायदा हो जाता है, उनके प्रियजन बढ़ जाते हैं। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई भी हो जाती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार जो है ब्लॉग लेखन के द्वारा लोगों के सामने, पाठकों के सामने स्पष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी जीवन शैली होती है, अपना संघर्ष होता है, अपनी सफलताएं होती है, विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अलावा जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक जो कुछ जानकारी है उस पर भी पढ़ने वाले छात्र विपुल मात्रा में आप लोगों को दिखाई देते हैं। तथा यात्रा मतलब पर्यटन स्थल पर आप जाते हो, यात्रा का वर्णन है या आप स्वयं अपने बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में, अपने आए हुए अनुभवों के बारे में तथा अपने जीवन के साथ जुड़े हुए जिनको देखकर आप लोगों को प्रेरणा मिली है। कभी आप अपने जीवन में किसी को गॉडफादर मानते हो, उस व्यक्ति को देखकर आप लोग कैसे प्रेरित हो गए, आप अपने जीवन में असफल हो गए, सफल हो गए, सभी जानकारी जो कि आप यहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो और उसके कारण, उसकी मीमांसा आप समाज के सामने ब्लॉग के माध्यम से, लेकिन उसके लिए आप लोगों को आवश्यक रखनी चाहिए कि उसके लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है तथा उसके लिए आप लोगों को ये जानकारी रखनी चाहिए कि उसमें लिखते समय आवश्यक जानकारी यानी कि सावधानियाँ भी रखनी है और उसका प्रचार प्रसार तो अपने आप हो ही जाता है। ब्लॉग लेखन से आप लोगों को पैसों की प्राप्ति भी हो जाती है। देखिए छात्रों, मैंने पिछली तासिका में आप लोगों को प्रवीण बरदापुरकर का थोड़ा सा अलग पत्रकारिता की तरह लेकिन टंक लेखन या समाचार पत्र साप्ताहिक के माध्यम से पढ़ने के अलावा आजकल इंटरनेट एक महाजाल है, उस पर ऐसे ब्लॉग आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाते हैं जो कि समाज के लिए वह प्रेरणादायी होते हैं और आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सावधानियां बरतनी है। आप अपने जीवन से संबंधित जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी उस पर दे सकते हो, लेकिन भाषा सटीक, चिंतन जो कि शुद्ध मानक वर्तनी की तरह होनी चाहिए, गाली गलौज वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। अनेक सारी सावधानियां जो कि विस्तारित रूप में मैंने आप लोगों को बता दी है। धन्यवाद।